Hello everyone, welcome to our channel Bright Game. My name is प्रदीप पटेल एंड आज का टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक मॉडल में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल एवं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा था। आज हम बोर्स का एटॉमिक मॉडल देखेंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के वीडियो को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल को नील बोर्स ने 1913 में दिया था। इन्होंने रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल थी उनकी कमियों को दूर करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु की रेखाओं के स्पष्टीकरण हेतु 1930 में नील बोर्स ने प्लांक के जो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु की एक मॉडल प्रस्तावित किया था। इसी मॉडल को बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। यह जो मॉडल है वो हाइड्रोजन तथा एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे हीलियम, लिथियम, आयन इत्यादि के लिए लागू होती है। ये जो मॉडल है बोर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन के अलावा एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले अणुओं के लिए भी लागू होता है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है। इसका पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं जिन्हें ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसमें कहा गया है, बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार पथ होती हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं। यानी जो नाभिक होते हैं न्यूक्लियस, उसके चारों ओर कुछ ऑर्बिट होते हैं वृत्ताकार, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। तथा प्रत्येक कक्षा ऊर्जा की निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। यानी कि जो प्रत्येक ऑर्बिट है उसमें ऊर्जा की निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। अतः इन्हें ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल या ऊर्जा कोश या एनर्जी स्टेट कहते हैं। ऊर्जा स्तरों को क्रमशः 1, 2, 3 या फिर K, L, M, N इत्यादि से व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं इसमें डायग्राम इसका। देखिए डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। जो पॉजिटिव आयन होता है यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन रहता है। तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन है। इसलिए ये जो नाभिक है उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो ऑर्बिट है, ये जो एक ऑर्बिट है, ये एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का संलग्न करे रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एनर्जी स्टेट। और इन जो ऊर्जा स्तर है इसको 1, 2, 3 या फिर K, L, M से इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। इसका अगला पॉइंट है निश्चित ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा कोशों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का न तो क्षय होता है और न ही वृद्धि। अतः विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिर व निश्चित होती है। यानी कि जो ऊर्जा स्तर है, जो ऑर्बिट वाले जो ऊर्जा स्तर है या ऊर्जा कोश है, उसमें जो घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो उसका न तो क्षय होता है ना ही वृद्धि होता है। यानी कि वो समान, उसकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। अतः जो विशिष्ट ऊर्जा स्तर है, जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा क्या होती है, निश्चित या फिर स्थिर होती है। अतः इन ऊर्जा स्तरों या कोशों को स्थिर ऊर्जा कहा जाता है। इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत या क्वांटाइज है। क्वांटाइज यानी कि उसकी ऊर्जा क्या होगी, समान, या तो फिर 1 या तो फिर 2 या तो फिर 3, जैसे यानी कि समान मात्रा में उसकी ऊर्जा समान या निश्चित मात्रा में उसकी ऊर्जा होगी। अगला है ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम के कुछ निश्चित मान भी होते हैं। यानी कि ऊर्जा के जो समान जो एंगुलर मोमेंटम है उसके भी मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कोणीय संवेग mvr = nh/2π, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr, जो कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जहां पर m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और v क्या है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग, तथा ये कक्षा की त्रिज्या r, तथा h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट या प्लैंक स्थिरांक, और n क्या है, पूर्णांक संख्या, जिसे 1, 2, 3, 4 से व्यक्त किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम mvr को हम लोग
H/2 पाई, H2H/2 या 3H/2 पाई अलग अलग ऊर्जा स्तरों के लिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ दिया गया है। फर्स्ट स्तर के लिए, सेकंड स्तर के लिए एवं थर्ड स्तर के लिए। ठीक है। तथा इसमें कहा गया है कि कोणीय संवेग के भिन्नात्मक मान संभव नहीं है, अर्थात ऊर्जा के समान कोणीय संवेग भी क्वांटाइज्ड होती है। यानी इसके भिन्नतम मान इसके भी ऊर्जा की तरह संभव नहीं है कि इनका भी जो ऊर्जा का जो मान, ऊर्जा के समान इस कोणीय संवेग का जो मान है वो भी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है। क्वांटाइज मतलब एक समान रूप से व्यवस्थित रहती है, उनकी ऊर्जा समान रहती है ना, ऊर्जा अर्थात निश्चित मात्रा में इसकी कोणीय संवेग भी ऊर्जा के समान इसकी मात्रा भी क्या होती है, निश्चित होती है। अगला पॉइंट है, जब किसी बाहरी स्रोत से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित क्वांटा की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तरों में चला जाता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का जो निश्चित मात्रा है या फिर क्वांटा की ऊर्जा है, जो निश्चित क्वांटा है, उसको अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तरों में चली जाती है। जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर पर फिर पुनः वापस आता है तो यह विकिरण की फोटॉन के रूप में इसी तरह ऊर्जा का विकिरण करता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दी जाती है समान मात्रा में, जैसे निश्चित क्वांटा या ऊर्जा को, निश्चित मात्रा की ऊर्जा को, तो वह उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाती है। तथा जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर वापस आती है तो इसी ऊर्जा स्तर का जिन्होंने इलेक्ट्रॉन जो क्वांटा जिस निश्चित ऊर्जा का अवशोषण किया रहता है उसी ऊर्जा को विकिरण के रूप में या फोटॉन के रूप में इसी ऊर्जा का विकिरण करती है, जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आती है। यहाँ पर डायग्राम में भी दिया हुआ है, जब E1 मात्रा की जो ऊर्जा है तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए से E2 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ऊर्जा अवशोषित करके निश्चित मात्रा की उच्च ऊर्जा स्तर पर चली जाती है तथा वहां से नीचे आने के टाइम जो अवशोषित ऊर्जा है उसकी ऊर्जा फोटॉन के रूप में उसे फोटॉन या विकिरण के रूप में उसको उत्सर्जित करती है। इसको मैथमेटिकल रूप से नहीं प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू, म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H, जहाँ म्यू क्या है, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति। ये क्या है, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति, यानी कि E2 माइनस E1 अपॉन H ऊर्जा को, विकिरण की आवृत्ति को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तथा इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्रमिक या सतत परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि परिवर्तन अचानक या निश्चित होता है। यानी कि जो इसमें ऊर्जा का जो परिवर्तन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है तथा उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर पर वापस आता है तो क्या करता है, विकिरण का उत्सर्जित करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा में जो परिवर्तन है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तथा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, ये क्रमिक या सतत परिवर्तन इसमें नहीं होता बल्कि अचानक होता है। जैसे निम्न ऊर्जा से ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर से अचानक यानी एकदम फास्ट या निश्चित अचानक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाता है ऊर्जा का उत्सर्जन करके। इसमें क्या होता है, सतत परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि धीरे धीरे लगातार नहीं होता है, अचानक सीधा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तथा उच्च ऊर्जा स्तर से सीधा डायरेक्ट निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो बोर्स का मॉडल, सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी कि जो बोर्स मॉडल का जो सक्सेस है, किस किस का पॉइंट में ये सक्सेस हुआ, इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, बोर्स का जो परमाणु मॉडल है परमाणु के स्थायित्व को स्पष्ट करता है, यानी कि यह परमाणु के स्थायित्व को स्थापित करता है। बोर्स सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमते हैं, यानी कि बोर्स सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का सतत क्षय होकर नाभिक में गिरना संभव नहीं है, अतः परमाणु स्थायी है। रदरफोर्ड का मॉडल में क्या था, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती थी, ऊर्जा का क्षय होता था, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में नाभिक में गिर सकता था। लेकिन इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है वो निश्चित है, इसलिए घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसका क्षय नहीं होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है वो नाभिक में नहीं गिरता है, अतः यह परमाणु क्या है, स्थायित्व प्रदान करता है।
दूसरा पॉइंट है, बोर सिद्धांत ने हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के समान जो अन्य स्पीशीज हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना में सहायता की है। बोर्स ने जो परमाणु मॉडल के विभिन्न अभिक्रियकों के आधार पर हाइड्रोजन के समान nth कोश में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की गणना की जा सकती है तथा ऊर्जा की सहायता से इसकी सहायता से हाइड्रोजन के समान अन्य तत्वों हीलियम लिथियम की ऊर्जा की गणना भी की जा सकती है। इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है जो ऊर्जा की गणना करने का वो है En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर Me4 Z² अपन n² h², जहां पर m इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का आवेश है तथा h प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक है। व्यंजक में हम MEH के मान को रखेंगे तो En इक्वल टू -2.178, जहाँ ये क्या है m का मान है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁻18, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, एन Z² अपॉन n² जूल पर एटम, या इसको हम -1312 Z² अपॉन n² kg मोल -1 भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में जो Z है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको Z का मान को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो En इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन n² जूल अपॉन पर एटम, या 1312 अपॉन n² kg मोल -1। ठीक है, चूंकि जो En है यह ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन का, En अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन n², जिसका अर्थ है कि E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2 इज ग्रेटर देन E4 माइनस E3। अर्थ यानी कि जो E2 माइनस E1 E3 माइनस E2 से बड़ा है तथा E4 माइनस E3 से E3 माइनस E2 बड़ा है, अर्थात n के मान में वृद्धि से दो क्रमबद्ध ऊर्जा स्तरों के बीच की ऊर्जा का अंतर कम होता जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे ऊर्जा स्तर का जो मान बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा का जो अंतर है डेल्टा ई, उसका मान क्या होगा, कम होता जाएगा। जब E2 से E1 ऊर्जा स्तर से E3 तथा E2 ऊर्जा स्तर का मान कम होगा, तथा जो E4 है माइनस E3 का ऊर्जा स्तर E2 माइनस E2 से ऊर्जा स्तर, इसका ऊर्जा स्तरों का जो मान है वो कम होगा। यहाँ पर जो देखते हैं यह है प्रथम ऊर्जा स्तर, जब n इक्वल टू 1 होगा तो ऊर्जा स्तर क्या है, E1 इक्वल टू -1312 kg मोल -1, तथा द्वितीय ऊर्जा स्तर यानी कि n इक्वल टू 2 E2 इक्वल टू -328 kg मोल -1। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा स्तरों के बीच की जो ऊर्जा का अंतर है उसका मान क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। यहाँ 1312 kg मोल -1 है, यहाँ -1328 kg मोल -1 है, तथा उसी तरह n इक्वल टू 3 E3 इक्वल टू 145 इंटू 8 kg मोल -1। n उसी प्रकार चतुर्थ का n इक्वल टू 4 E4 इक्वल टू -82.0 kg मोल -1, n5 इक्वल टू E5 इक्वल टू -52.5 kg मोल -1। ये क्या है, E1 ऊर्जा स्तर जिसका मान बाकी ऊर्जा स्तर उस E2 के मान से अधिक है, E3 ऊर्जा स्तर का मान E2 से कम है, यानी कि जो E1 ऊर्जा स्तर का मान E2 से अधिक है, यानी कि E1 से E2 का मान कम है, तथा E2 से E3 का मान कम है ऊर्जा स्तर का, दोनों बीच ऊर्जा स्तर की जो अंतर है उसका मान कम है, तथा E3 से E4 का मान कम है, यानी E4 से E5 का मान 52.5 kg मोल -1, जिसका मान सबसे जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ऊर्जा स्तर का जो अंतर है वो कम होता जाएगा। इन मानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों
के ऊर्जा स्तर समान नहीं होता, यानी कि इनके जो ऊर्जा स्तर है वो समान नहीं होते हैं। इसका बड़ा होगा फिर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ऊर्जा स्तर का मान कम होता जाएगा। अगला पॉइंट है बोर त्रिज्या की गणना। अब बोर की जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसको यानी कि जो एटम्स के जो रेडियस है उसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है उसको देखते हैं। बोर्स के मॉडल के अनुसार जो nth कक्षा की जो त्रिज्या है निम्न समीकरण से दी जा सकती है। ये समीकरण है आर एन इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 एन स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। आर एन इजिकल टू A0 एन स्क्वायर A0 इजिकल टू 52.9 pm। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम का त्रिज्या है। अन्य आयनों के लिए इसी प्रकार निकाल सकते हैं फॉर्मूले में आर एन इजिकल टू A0 एन स्क्वायर अपॉन जेड, या आर एन इजिकल टू 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड pm, जहां जेड क्या है, नाभिकीय आवेश। पांचवा पॉइंट है आयनन ऊर्जा की गणना। यह वह ऊर्जा होती है जो कि इलेक्ट्रॉन के परमाणु में से पूर्णतः बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, जिससे यह धनायन बन सके। हाइड्रोजन परमाणु के आयनन ऊर्जा की जो गणना है वो En इजिकल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जे जूल पर जूल एटम -1 इजिकल टू -1312 अपॉन एन स्क्वायर के जी मोल -1। ये जो आयनन ऊर्जा है वो ये है। तो हाइड्रोजन के लिए आयनीकरण ऊर्जा देखते हैं। आयनीकरण ऊर्जा आई इजिकल टू ई इन्फिनिटी माइनस E1 ई इन्फिनिटी इजिकल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन इन्फिनिटी -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन 1 इजिकल टू 0 -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम -1। 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम -1। इन्फिनिटी इजिकल टू 1312 kg मोल -1। तो ये हो गया हाइड्रोजन आयन के लिए आयनीकरण ऊर्जा कितना आया, 1312 kg मोल -1। हाइड्रोजन के समान जो बाकी आयन है उसके लिए आयनन ऊर्जा की गणना इस प्रकार से की जा सकती है। En इजिकल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर जूल पर एटम -1 -1312 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर के जी मोल -1। ये क्या है, इसका फार्मूला है। तो इसका आयनन ऊर्जा जो हाइड्रोजन के साथ जो दूसरे एटम है उनके लिए आयनन ऊर्जा का मान निकालना है। E इन्फिनिटी -C1 इजिकल टू 0 I0 H जेड स्क्वायर इजिकल टू जेड स्क्वायर इंटू IEH। ये 0 नहीं है, H है। E 0 नहीं है, E है, ठीक है। EH जेड स्क्वायर इजिकल टू जेड स्क्वायर इंटू IEH। हीलियम का आयनन ऊर्जा का मान Z इजिकल टू 2, आयनन ऊर्जा का मान I इजिकल टू 4 इंटू IEA। एवं लिथियम आयन के लिए Z आयनन ऊर्जा का मान Z इजिकल 3 IE आयनन ऊर्जा का मान इजिकल टू IE इजिकल टू 9 इंटू 10 IEA IH होता है, ठीक है। बोर्स मॉडल में कुछ कमियां भी थी जिसको हम लोग देखेंगे, इसकी सीमाएं। पहला पॉइंट है, यह जो सिद्धांत है बोर्स का, यह एक सिद्धांत एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से स्पष्ट करने में असफल रहा है। यानी कि ये तो एक स्पेक्ट्रम वाले इलेक्ट्रॉनों को तो समझा सकता था, लेकिन ये जो मॉडल था वो एक से अधिक स्पेक्ट्रम वाले जो परमाणु थे उनके बारे में स्पष्टीकरण देने में असफल रहा था। दो ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण हेतु बोर्स के सिद्धांत से केवल एक स्पेक्ट्रम रेखा होनी चाहिए, परंतु यदि स्पेक्ट्रम को अच्छे से स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है तो प्रत्येक स्पेक्ट्रल रेखा पास पास स्थित होती है तथा ये विभिन्न रेखाओं में विभक्त होती है। इनकी उपस्थिति बोर मॉडल के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।
यानी कि जो स्पेक्ट्रम होते हैं वास्तविक स्पेक्ट्रम वो एक से अधिक स्पेक्ट्रम से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो बोर का मॉडल था सिर्फ एक स्पेक्ट्रम के बारे में बताता था परमाणु में, तो इसकी ये कमी है। सेकंड है, ये जो रेखीय स्पेक्ट्रम के उत्पादन के दौरान जब विकिरण उत्सर्जित करने वाले स्रोत को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा अन्य महीन रेखाओं में विभक्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में वर्णक्रमीय रेखाओं के विभाजन को जीवन प्रभाव व विद्युत क्षेत्र के वर्णक्रमीय रेखाओं को स्टार्क प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब इस रेखीय स्पेक्ट्रम जब बनता है उस टाइम जो उसकी विकिरण उत्सर्जित करने वाले जो स्रोत होते हैं उनको अगर चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो जो उनका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो महीन रेखाओं में बढ़ जाती है। यानी कि जो उसकी विकिरण क्या होती है एक ही होती है, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रमी रेखा है वो और अलग अलग रेखाओं में विपाटित हो जाती है। इस प्रकार का जो विपाटन होता है चुंबकीय क्षेत्र में जैसे विपाटन होगा, वर्णक्रमीय रेखाओं में जो विभाजन होगा उसको जीवन प्रभाव कहेंगे, तथा ये जो विपाटन जब विद्युत क्षेत्र में होगा तो उसको क्या कहेंगे, स्टार्क प्रभाव। तो ये बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं हैं, जिसमें सिर्फ ये एक स्पेक्ट्रम के बारे में बताता है, लेकिन वास्तव में जो स्पेक्ट्रम होता है वो और भी अलग अलग छोटी महीन रेखाओं या महीन स्पेक्ट्रम से मिलकर बनी होती है, जिसको ये बोर्स मॉडल नहीं समझा सकता था। इसका अगला पॉइंट है, परमाणु के दिशात्मक बंधन से बनने वाले अणुओं की संरचना व आकार संबंधी कोई जानकारी बोर सिद्धांत से प्राप्त नहीं होते हैं। बोर सिद्धांत के द्वारा नए सिद्धांतों जैसे डी ब्रोगली का संबंध, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आदि को इस सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता था। तो ये तो थी बोर्स मॉडल की सीमाएं।